जस्ट इमेजिन, अगर आप बैठ के आराम से चिकन करी चावल के साथ खा रहे हो तभी आपको पता चले जो आप बिल्कुल आराम से बड़े ही चाव के साथ चिकन करी का आनंद उठा रहे हो। बेसिकली वो करी चिकन का ना होकर किसी पर्सन यानी किसी मनुष्य का हो, देन हाउ वुड यू रिएक्ट। ये रियल इंसिडेंट कुछ ऐसा ही है जिसे इस घटना को सिंगापुर में अंजाम दिया गया था। ये वही कंट्री है जो सेफेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड में आता है। यह घटना सिंगापुर की है जहाँ एक परिवार रहा करता था जिसका चीफ यानी कि घर का मुखिया का नाम अयाकनो मरियामथु था। साल 1983 में लगभग अयाकनो की उम्र 34 साल थी। अयाकनो और उसकी पत्नी नागाराता वल्लीरामाया और उनके 3 बच्चे का परिवार हंसी खुशी सिंगापुर में चल रहा था। अयाकनो चर्च में एक केयर टेकर का काम करता था। इस नौकरी से जो भी पैसे आते थे इनसे उनका परिवार को अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाता था। तभी 18 दिसंबर सन 1983 को नागाराता रमैया यानी कि अयाकनो की पत्नी सिंगापुर की चैंगी मरेन माउंटेन रोड के पास पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति अयाकनो की मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। हालांकि मिसिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अयाकनो पिछले 6 दिनों से गायब था। इस रिपोर्ट को देखकर पुलिस थोड़ा चौंक जाती है और कुछ सोचने लगती है और अयाकनो की पत्नी नागाराता से पूछती है जो व्यक्ति पिछले 6 दिनों से गायब है उसकी रिपोर्ट आज क्यों दर्ज कराई जा रही है। तभी नागाराता पुलिस को बताती है कि अयाकनो की पहले से ही आदत है जो 2 या 3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, मगर इस बार 6 दिन हो गए और वो घर नहीं लौटे, तो इसलिए मुझे फिक्र होने लगी और मैं मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। इन बातों को सुनकर पुलिस ने भी नागाराता की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और नागाराता पुलिस को यह भी बताती है अयाकनो उससे कैसीनो में जुआ खेलने की बात कहकर घर से गए थे। तभी पुलिस ये बात सुनकर चौंक गई और उन्हें थोड़ा शौक होने लगा। सिंगापुर में जुआ खेलना इस मामूली आदमी का बात नहीं है। बेसिकली सिंगापुर में जुआ खेलने का शौक अमीर लोगों का ही होता है और नागाराता की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी इतनी हैसियत नहीं था कि वो जुए जैसी लत लगा सके। पुलिस इस केस के ऊपर जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस अयाकनो की फोटो लेकर चारों तरफ पूछताछ करने लगती है। कुछ टाइम बाद अयाकनो की कुछ पता नहीं लगा तो पुलिस को यह केस ठंडा पड़ने लगा और पुलिस इस केस को बंद करके साइड में रख दिए। बेसिकली अयाकनो की फैमिली थोड़ी गरीब थी तो इसीलिए पुलिस को इस केस को नज़रअंदाज करने में टाइम नहीं लगा। अब दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीत गए, साल बीतता जा रहा था, बट अयाकनो का कोई पता नहीं चला। तभी रिपोर्ट दर्ज होने के 4 साल बाद यानी कि 9 जनवरी सन 1987 को कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस का एक डिटेक्टिव था यानी कि खबरी जिसका नाम था अल्लाह मलाई। उसने पुलिस को बताया कि उसी का एक डिटेक्टिव पर्सन का मैसेज एक पेजर पर आया था। पेजर नहीं पता तो बेसिकली आजकल जो हम अपने मैसेज को सेंड करने के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उस समय फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था। पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे पहले के लोग अपने मैसेज को सेंड किया करते थे। उस खबरी ने उस मैसेज में डिटेक्टिव अल्लाह मलाई से मिलने की बात की थी। तो अल्लाह मलाई उस डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में बुला लिया। फिर उस डिटेक्टिव ने अल्लाह मलाई को जो कुछ भी बताता है उसे सुनकर डिटेक्टिव अल्लाह मलाई हंसने लगता है क्योंकि जो भी बात उस खबरी ने बताई थी उसे सुनकर कोई जल्दी यकीन नहीं करेगा। फिर खबरी ने बोला जो हम बात बता रहे हैं इसमें कहा गया एक एक शब्द सच है, चाहे आप यकीन करो या ना करो। उस खबरी ने डिटेक्टिव अल्लाह मलाई को बताया था कि सन 1983 में अयाकनो का कत्ल किया गया था और इस कत्ल को 3 लोगों ने मिलकर किया था और कातिलों ने पुलिस के डर के कारण कि कहीं अयाकनो की डेड बॉडी पुलिस के हाथ न लग जाए और बात बिगड़ न जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे कातिलों ने बहुत ही बेरहमी से उस डेड बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर उन्होंने उसके हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया और जो उन लोगों ने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसको सब्जी के साथ मिलाकर अच्छी तरह से पकाकर उसका इंसानी मांस का करी बना दिए। फिर उसे चावल के साथ छोटे छोटे पैकेट में पैक करके अपने पड़ोसियों को उस दिन का खास डिश बताकर उन्हें अपने पड़ोसियों में बंटवा दिया और पड़ोसियों को भी फ्री का खाना मिला था तो पड़ोसियों ने भी उस खाने को बड़े ही चाव से उस खाने का आनंद उठाया। फिर भी इन बातों को सुनकर डिटेक्टिव को यकीन नहीं हो रहे थे, लेकिन खबरी उसी बात पर अड़ा हुआ था कि जो भी ये बोल रहा है यह सच बोल रहा है। तभी डिटेक्टिव अल्लाह मलाई इन बातों को सुनकर सिंगापुर में CID ऑफिस पहुंचता है। फिर जो भी बात उस खबरी ने डिटेक्टिव को बताई थी डिटेक्टिव अल्लाह मलाई ने भी CID ऑफिसर्स को भी बताता है, लेकिन CID ऑफिसर्स को भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहे थे। जब डिटेक्टिव अल्लाह मलाई ने इस बात पर जोर देने लगा तो CID ऑफिसर्स ने भी बोला
ठीक है, बट इस केस पर कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम इन कहानियों से क्या ही कुछ करेंगे। तुम खुद ही इस केस के ऊपर रिसर्च करो और हर हफ्ते आकर हमें न्यू अपडेट्स के बारे में रिपोर्ट करना। फिर डिटेक्टिव अलाम अली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डिटेक्टिव सिंगापुर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाके दिसंबर सन 1983 में गायब हुए लोगों की रिपोर्ट निकालता है। कई दिन और कई पुलिस स्टेशन खंगालने के बाद वो चैंगी मरेन माउंटेन रोड के पास पुलिस स्टेशन पर पहुँचता है और वहाँ उसे कामयाबी मिल ही जाती है। उसे वो रिपोर्ट मिल जाता है जो नागराता ने 18 दिसंबर सन 1983 को अपने पति आया कनो की मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराया था। डिटेक्टिव अलाम अली उस रिपोर्ट को देखकर चौंक जाता है और चलकर अपने सीआईडी ऑफिसर्स को इसके बारे में बताता है। तो ऑफिसर्स भी डिटेक्टिव को आगे का और पता लगाने के लिए बोलते हैं। फिर क्या था, अलाम अली लग गया अपने कामों में और 2-3 महीने खोजबीन करने के बाद उसने केस से जुड़े 30 लोगों से पूछताछ किए और फिर सीआईडी ऑफिसर्स के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने बताया कि इस केस के सिलसिले में उसे कुछ लोगों के ऊपर शक है। उसमें से पहला सस्पेक्ट है खुद उसकी पत्नी नागराता और उसके 3 भाई। इनके अलावा 2 लोग और हैं जिनका आया कनो की फैमिली से लेना देना कुछ नहीं था। डिटेक्टिव अलाम अली ने ऑफिसर्स को बताया कि आया कनो की पत्नी के ऊपर उसे शक क्यों हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने आया कनो की मिसिंग होने का रिपोर्ट 6 दिन बाद ही दर्ज कराया था और उसने यही बताया था कि वो कसिनो में जुआ खेलने गए थे। इन बातों पर ही डिटेक्टिव को शक हो रहे थे। और एक वजह और भी थी, जिस कंपनी के द्वारा आया कनो चर्च में केयरटेकर का काम करता था, उस कंपनी के मैनेजर ने बताया आया कनो 22 और 23 दिसंबर को छुट्टी लेने की मांग की थी और उसको छुट्टी मिल भी चुकी थी। तभी डिटेक्टिव को यह शक होता है कि जिस व्यक्ति को पहले से 2 दिन के लिए छुट्टी मिल चुकी है वो पहले से क्यों छुट्टी लेगा। डिटेक्टिव अलाम अली ने ऑफिसर्स को बताता है कि उस खबरी ने जो भी इन्हें बताया था कि आया कनो की बॉडी की टुकड़े कर और उसके करी बना दिए गए थे। यह काम सिर्फ मांस काटने वाला एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है जिसके पास अच्छी खासी धारदार हथियार हो जिससे यह काम आसानी से हो सके। डिटेक्टिव अलाम अली ने बताया कि आया कनो के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने बताया कि आया कनो शराब बहुत पिया करता था और घर आकर अपने पत्नी नागराता को पीटता भी था। फिर सीआईडी ऑफिसर्स को इस डिटेक्टिव की कहानी सुनकर इस केस में कुछ दम नजर आने लगता है। फिर ऑफिसर्स ने मार्च के महीनों में 5 अलग अलग जगहों पर छापा मारती है और 8 लोगों को अपने हिरासत में ले लेती है, जिसमें आया कनो की पत्नी नागराता के 3 भाई और उनके 3 पत्नियां रहती हैं। फिर डिटेक्टिव इन सब से पूछताछ करता है, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब इन सभी लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि उनको आया कनो की लापता होने की बात पता ही नहीं थी। सीआईडी के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं था जो कि ये कोर्ट में जाकर इसे पेश कर सके। इसके बाद भी पुलिस पूछताछ करती रही और लास्ट में उन्हें कामयाबी मिल जाती है। उन 8 लोगों में से पुलिस की पूछताछ करने पर एक व्यक्ति कबूल कर ही लेता है कि कत्ल हुआ है और उस कत्ल को किया गया है। उसने बताया कि आया कनो को 12 दिसंबर को ही किडनैप किया गया था और उसी दिन उसकी कत्ल कर दी गई। जब डिटेक्टिव ने कत्ल का वजह जानना चाहा तो सस्पेक्ट ने बताया आया कनो अपनी पत्नी नागराता को मारता पीटता था और नागराता अपने 3 भाइयों को ये बात बता रखी थी। इसी बात पर इन लोगों ने आया कनो से बदला लेने के लिए 12 दिसंबर को आया कनो को किडनैप किया और उसकी कत्ल कर दी। कत्ल करने के बाद जब बॉडी को ठिकाने लगाने की बात आई तो वहीं पास के एक मटन शॉप से धारदार मीट काटने वाला बड़ा चाकू लेकर आते हैं और बड़ी ही तसल्ली से उसके बॉडी की टुकड़े किए और उसकी बॉडी की हड्डियों को अलग करके पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके शहर के अलग अलग हिस्से में फेंक दिए और उसके बाद उसके मांस को छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर टुकड़े करने के बाद उसे सब्जी के साथ बड़े कढ़ाई में पका दिए और चावल बना के छोटे पैकेट में करी और चावल के साथ पैक करके अपने सारे पड़ोसियों में बंटवा दिए। इस कहानी को सुनकर डिटेक्टिव को तो कामयाबी मिली बट कुछ सबूत नहीं थे जिससे वो कोर्ट में पेश कर सके। इस बयान के आधार पर पुलिस 4-5 महीनों तक इन्वेस्टिगेट करती रही और 6 जून सन 1987 को उन सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने नागराता के 3 भाइयों को मुख्य कातिल और बाकी लोगों को सबूत मिटाने का दोषी ठहराया। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और दोनों पक्ष की बहस और बहस होने के बाद जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो सीआईडी के हाथ खाली थे। उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। लिहाजा सबूतों के अभाव में कोर्ट ने 8 लोगों को बाइज्जत बरी करी। बट सीआईडी के अनुरोध करने के बाद उन लोगों में से 5 लोगों को ही बाइज्जत बरी करी गई और 3 लोगों को पुलिस की हिरासत में रखने की हुक्म दे दी। पुलिस की हिरासत में आए 3 भाइयों से पूछताछ किया गया और उनके बताए गए जगहों पर तलाशी ली गई बट सीआईडी के हाथ कुछ नहीं लगे। अगले 4 सालों तक तीनों जेल में ही रहे बट कोई फायदा नहीं हुआ।
अब अदालत ने तीनों के अर्जी पर 1991 में उन्हें रिहा करने का फैसला किया। आरोपी तो रिहा हो गए, लेकिन सीआईडी उनके पीछे पड़ी रही। 4 साल बीतने के बाद भी सीआईडी को कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच मीडिया में यह कहानी करी मर्डर के रूप में छाया रहा।